हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें करने हैं पीवाईक्यूज। क्या करने बेटा? पीवाईक्यू। पिछली क्लास में भी किए थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, आज भी हम करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के अंदर कोई कमी छोड़ेंगे, कल की थी लेकिन कल पूरी नहीं हुई थी पिछली क्लास में, तो आज हम फिर करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आराम से पढ़ो इसको तसल्ली से, देखो क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, उसके हिसाब से फिर आप सॉल्यूशन दीजिए। Hg2 मर्क्यूरी क्लोराइड का इसके जली विलयन में वांटा गुणांक क्या होगा? आई का मान क्या होगा? ये बताना। वांटा गुणांक मतलब कि आई का मान क्या होगा? 80% तक आयनन हो जाए तब। ध्यान रखना यहां पे एक बात, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा अल्फा दोनों एक ही बात है। दोनों क्या है? दोनों एक ही बात है। और कितना आयनन हो चुका है या कितना वियोजन हो चुका है ये यहाँ प्रश्न में दे रखा है 80% तक। कितना बेटा? 80% तक समझना। तो ये किसको प्रदर्शित करते हैं? ये दोनों अल्फा को प्रदर्शित करते हैं। आयनन की मात्रा का मतलब भी अल्फा है, वियोजन की मात्रा का मतलब भी अल्फा है। अल्फा का मतलब इन दोनों में कोई भी चीज आप बोल सकते हो। यहाँ पे दे रखा है 80%। प्रतिशत में 80 बोलो या 80/100 बोलो, ये प्रतिशत में है और ये इकाई भाग में है, एक के अंदर है ना। तो ये प्रतिशत में इतना आ रहा है और एक के अंदर 1 मोल में इतना आ रहा है। तो वियोजन की मात्रा का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि 1 मोल में कितने आयन वियोजित होते हैं, कितने आयन में टूटता है। 1 मोल में 0.8 आयन मिलते हैं, ये है इसकी वियोजन की मात्रा अल्फा। अब हमें क्या बोला कि Hg2Cl2 इसका जल में भैया होता है वियोजन, कुछ इस प्रकार होता है। मैंने आपको पहले भी बोला है वियोजन कैसे होता है ये हमको पता होना चाहिए। जैसे कि NaCl, आपको पता है कि NaCl वियोजित होगा तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। KCl अगर वियोजित होगा तो K प्लस Cl माइनस में टूटेगा। तो वियोजन कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसका वियोजन बच्चों हमेशा इस तरीके से होता है। तो ये वियोजन का तरीका है, इसका तरीका है वियोजन का तरीका है। और वियोजन होने के बाद जो हमको वियोजन की मात्रा यहाँ पे प्राप्त हुई अल्फा का मान 0.8 प्राप्त हुई। तो मैंने आपको समीकरण बता रखी है, प्रारंभ में आप इसका 1 मोल लेते हो तो ये शून्य शून्य आता है और कुछ समय बाद, कुछ देर बाद ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा, और अगर ये अल्फा है तो ये हो जाएगा 2 अल्फा। क्या हो जाएगा? 2 अल्फा। यहाँ पे 1 है तो 1 अल्फा और यहाँ पे 2 है तो 2 अल्फा, इसका 2 यहाँ पे। चलो अब हम देखते हैं आई का मान कितना है। तो आई का मतलब होता है पानी में घुलने के पश्चात कुल मोल कितने? पानी में घुलने के पश्चात कुल मोल है अल्फा से अल्फा गया तो ये आ जाएगा पानी में घुलने के पश्चात 1 प्लस 2 अल्फा। ये हो जाएगा पानी में घुलने के बाद मोल। पानी में घुलने के बाद मोल 1 प्लस 2 अल्फा। और पानी में घुलने से पहले कितने 1? आई का मतलब होता है प्रायोगिक रूप से प्राप्त मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय सैद्धांतिक रूप से प्राप्त मोलों की संख्या। प्रायोगिक रूप से प्राप्त मोलों की संख्या ये रही, ये प्रायोगिक रूप से प्राप्त मोलों की संख्या, प्रेक्षित मोलों की संख्या, ये प्रेक्षित मोलों की संख्या। और सैद्धांतिक मोलों की संख्या या घुलने से पहले मोलों की संख्या कितनी? पानी में प्रारंभ में कितने? एक। प्रारंभिक मोल जो होते हैं वो सैद्धांतिक एक। तो ये आ गया भैया आपका आई का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? आई का फॉर्मूला। क्लियर? चलिए तो ये आई का फॉर्मूला बन गया। अब आगे क्या बात बोलिए? अल्फा का मान हमको देखा है, अल्फा का मान हमको देखा 80%, 0.8। चलो भैया यहां से हम आई बराबर लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 0.8, अल्फा बराबर 0.8 कितना हो गया? 1.6, 2.6 आ गया बेटा। आई का मान आ जाएगा 2.6, आंसर आ गया 2.6। तो कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है आयनन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, सब कुछ एक ही समान है, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। चल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, न्यूमेरिकल था पहला, दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं। निश्चित ताप पर विलयन का परासरण दाब, पाई जो है वो किसके समानुपाती? पाई सांद्रता के सीधे समानुपाती, बिल्कुल सही है। सांद्रता के व्युत्क्रम समानुपाती, गलत। सांद्रता के वर्ग के वर्ग, अरे ये तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है, सीधा साधा है ना। दूसरा क्वेश्चन, चलो ऐसे क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना। अब देखो बेटा जब भी एग्जाम में पेपर आए तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन ना उनमें बिल्कुल भी टाइम मत लगाना। देखा टिक किया आगे निकल जाओ, ऐसे क्वेश्चन हमारा समय बचाते हैं, टाइम बचाते हैं। परासरण में परिणामी प्रभाव होता है, परासरण में परिणामी प्रभाव होता है। विलायक के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, विलायक के अणु का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलेय के अणु का प्रभाव होता है। देखो ये दोनों विलेय के अणु का प्रभाव करा है तो गलती हुआ। परासरण के अंदर विलेय के अणु का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता। और विलायक के अणु का होता है, हाँ विलायक के अणु का होता है। अब विलायक के अणु में भी कहां से कहां? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता या फिर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता। ध्यान रखना मैंने आपको चीज बताई थी कि भैया यहाँ पे मान लो यहाँ पे सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पे सांद्रता कम है, तो भैया पानी के अणु जाएंगे ना भैया वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। अर्धभाग में जल्दी द्वारा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाते हैं, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा ज्यादा टाइम मत लगाना, थ्योरी पता है हमको हो जाएगी। चल अगला क्वेश्चन, बहुलकों के अनुभाग ज्ञात करने के सबसे अच्छा अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है? ध्यान रखना बच्चों बहुलकों का अनुभाग ज्ञात करने का सबसे अच्छा मेथड होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। परासरण दाब एक ऐसी विधि है जो कि बहुलकों का अनुभाग ज्ञात करने का सबसे बेस्ट मेथड है, परासरण दाब। तो ये ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन है, ज्ञात करना। परासरण दाब जो है पाई बराबर CRT, इससे आप अनुभाग ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप ऐसा लिख सकते हो W/mW इनटू वॉल्यूम मिलीलीटर में ऊपर 1000, ये तो हो गया C का फॉर्मूला R इनटू T। तो यहां से आप अनुभाग ज्ञात कर सकते हो, अनुभाग ज्ञात कर सकते हो। चलो अगला है शर्करा के विलयन का 24 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 2.5 वायुमंडलीय है, विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में क्या होगी? बहुत बढ़िया, ट्राई करो। शर्करा के विलयन का 24 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब दे रखा है, पाई का मान दे रखा है 2.4 एटमॉस्फेयर, टेंपरेचर दे रखा है 24 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस में, ये हमेशा केल्विन में आएगा, 24 प्लस 273.15 केल्विन, लेकिन 0.15 को छोड़ दो है ना, जोड़ दो कितना आ रहा है? 9 297 केल्विन टेंपरेचर आ गया। ठीक है, आई बराबर CRT R
आपको पता है ये एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे हमको एटमॉस्फेयर वाला इस्तेमाल करना है और इसको हम लगभग 1/12 लीटर एटमॉस्फेयर ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ से फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई बराबर आई, मैंने बोला कि हमेशा पाई के फॉर्मूले में आई का इस्तेमाल जरूर करना है, CRT। ठीक है, अब शर्करा है, शर्करा एक विद्युत अनअपघट्य है, शर्करा एक विद्युत अनअपघट्य है, इसके लिए आई का मान 1 के बराबर, शर्करा विद्युत अनअपघट्य है, आई का मान 1 के बराबर, आई का मान 1 के बराबर इनटू कंसंट्रेशन, सांद्रता, सांद्रता मतलब कि सी, ये हमें ज्ञात करनी, ये हमें ज्ञात करनी, आर का मान कितना, 1/12 का इस्तेमाल कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इनटू टेंपरेचर कितना। अब ऐसे क्वेश्चन जो है ना इन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पाई का मान कितना 2.5 एटमॉस्फेयर, बस अब यहाँ पे कुछ नहीं, सी कैलकुलेट करना है, सी कैलकुलेट हो जाएगा 2.5 × 12 डिवाइडेड बाय 297, लगभग 300 के बराबर है, पॉइंट में आंसर आएगा, तो 12 24 12 36 30 डिवाइडेड बाय 297, अगर मैं इसको 300 भी मान लेता हूँ तो हाँ भैया बिल्कुल सही 0.1025, आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा आंसर। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी पेन में कुछ नहीं चलाया, सीधा मैंने बिना कैलकुलेशन के आंसर लिख दिया, तो ये तरीका है कि आप कैलकुलेशन को आसपास अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न जलीय विलयन हिमांक के सही घटते हुए क्रम में है, निम्न जलीय विलयन हिमांक के सही घटते हुए क्रम में, चलो एक बार ट्राई करोगे, थोड़ा सा ट्राई करो, दम लगाओ इसको, करो करो ट्राई करो, दिल से करो और दिमाग को दिल से करो, मेहनत दिल से करनी, और जो मेहनत आप दिल से कर रहे हो उसमें दिमाग जरूर लगाना है। मेहनत दिल से करने का मतलब ये बच्चों की जब आप पढ़ाई करते हो ना तो आपका पूरा दिल उसमें जुड़ जाना चाहिए कि हाँ भैया मुझे पढ़ाई करनी, इंटेंशन आपका होना चाहिए पढ़ाई का, इंटेंशन मतलब कि आपकी जिद होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, तो आपका किसी काम करने में दिल लगना चाहिए, मन लगना चाहिए, काम करने में दिल लगाओ और वो दिल लगाने के बाद वो काम किस तरीके से करना उसमें दिमाग लगाओ। ठीक है, निम्न जलीय विलयन के हिमांक के सही घटते हुए क्रम का पता लगाओ। यार मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखवाया था, हिमांक जो होता है वो हिमांक में अवनमन का व्युत्क्रमानुपाती, हिमांक में अवनमन कितना जितना ज्यादा होगा उतना हिमांक कम होगा, मानते हो? चलो अब देख लेते हैं हम भैया घटते हुए क्रम में कौन कौन, चलो सबसे पहले क्या BaCl2, ठीक है 4 लोग हैं, एक Na2SO4 है, एक KCl है, KCl ऊपर वाले भी है, ठीक है BaCl2, ठीक मतलब कि भैया क्या क्या दे रखा है मैं देखता हूं, एक आपको दे रखा है KCl, BaCl2, एक दे रखा है Na2SO4। KCl प्रबल विद्युत अपघट्य लवण है, इसके लिए आई का मान 2 आएगा, K+ और C-। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान जितने उसमें आयन उपस्थित है उन आयनों के बराबर आएगा, तो प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आई का मान जो है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या के बराबर होगा। चलो ये भी प्रबल विद्युत अपघट्य, कई बच्चे बोलते हैं आपको कैसे पता चलता है कि प्रबल है दुर्बल है, बेटा लवण देख ले, लवण धातु और ऋणायन, धातु और अधातु, जब भी धातु आधातु तुझे दिख गया तो ये लवण है, ये धातु है ये अधातु है, ये धातु है और सल्फेट ये ऋणायन है, धनायन और ऋणायन, धनायन ऋणायन दिख जाए मतलब कि लवण। यहाँ पे कितना आएगा देख, बेरियम कितना, बेरियम 1 और क्लोरीन कितना 2, 1 + 2 कितना 3 आ जाएगा। चलो इसकी बात करते हैं, 2 सोडियम, सल्फेट, सल्फेट कितना है देखो, सल्फेट है 2 1 3, आई का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हिमांक में अवनमन की। हिमांक में अवनमन जो है ये समानुपाती है I × C के, वांटा गुणा इंटू सांद्रता की। I × C का गुणनफल, I C का गुणनफल जिसके लिए सबसे ज्यादा होगा उसके लिए हिमांक में अवनमन सबसे ज्यादा होगा, I × C का गुणनफल। चलो यहाँ पे C क्या है, इसकी सांद्रता क्या बताऊं, KCl की सांद्रता कितनी है 0.2, KCl की सांद्रता 0.2 है, जितना मैं देख पा रहा हूं 0.2 और 0.2, ठीक है। यहाँ पे BaCl2 की सांद्रता कितनी, C BaCl2 की सांद्रता 0.2, चलो Na2SO4 की सांद्रता कितनी है 0.1, तो बताओ यहाँ से I × C कितना आएगा, IC कितना आएगा 0.4, 2 × 0.2 यहाँ पे I × C कितना आएगा 3 × 0.2 0.6, यहाँ पे I × C कितना आएगा 3 × 0.1 0.3। फॉर्मूला क्या है, हिमांक में अवनमन I × C के समानुपाती, सबसे ज्यादा I × C किसका है इसका, तो सबसे ज्यादा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF जो होगा BaCl2 के लिए सबसे ज्यादा, उससे कम KCl 0.4, उससे कम Na2SO4। हिमांक में अवनमन का जो क्रम आता है उसका विपरीत क्रम हिमांक का हो जाता है। हिमांक क्या आएगा भैया, Na2SO4 का सबसे ज्यादा, उसके बाद KCl का, सबसे लास्ट में आएगा BaCl2 का। Na2SO4 KCl और BaSO4 घटता हुआ क्रम, तो ये रहा भैया घटता हुआ क्रम, सबसे ज्यादा Na2SO4 फिर KCl फिर BaCl2, Na2SO4 और फिर KCl, Na2SO4 फिर KCl, तो हमें देखना घटता हुआ क्रम पूछा है ना, सबसे पहले Na2SO4 आएगा फिर KCl आएगा, Na2SO4 का हिमांक सबसे ज्यादा, Na2SO4 पहले तो है ये Na2SO4 KCl और BaCl2, आंसर आ जाएगा भैया 3। इस तरीके से थोड़ा तसल्ली रखते हुए ऐसे क्वेश्चन को करना है, क्लियर 100% लॉक कर दिया जाए। चलो भैया आगे की बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किसका वांटा गुणांक Hg2Cl2 के समान है, किसका वांटा गुणांक Hg2Cl2 के समान है। अब वांटा गुणांक अगर देखना है भैया, ये देखो ये एक लवण है, कैसे पता चला, धातु और अधातु, मरकरी धातु है, क्लोरीन अधातु, धातु अधातु से जो भी बनेगा उसको हम लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं लवण। तो लवण हमेशा प्रबल विद्युत अपघट्य है और इनके आई का मान उतना ही होता है जितना इसमें आयनों की संख्या होती है, बात समझ में आई। प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब कि लवणों के लिए आई का मान उतना ही होता है जितनी इसमें आयनों की संख्या है, इसमें आयनों की संख्या कितनी, एक आयन और ये 2 आयन, टोटल आयन कितने हैं 3, आई का मान 3 हो जाएगा। तो हमें बस ये देखना है कि किसके लिए आई का मान 3 देखा है, जिसके लिए आई का मान 3 है उसका वांटा गुणांक Hg2Cl2 के बराबर, NaCl Na + Cl इसके लिए आई का मान
2 के बराबर, Na2SO4, सोडियम 2, सल्फेट 1, 2 और सल्फेट 1, आई का मान 3 के बराबर, एल्यूमिनियम नाइट्रेट 3 नाइट्रेट 1 3 और 1 4, आई का मान 4 के बराबर, चौथा Al2SO4 का होल थ्राइस, सल्फेट 3, एल्यूमिनियम 2, 2 और 3 5, बस ऐसा सब क्या निकाल दो, आंसर आ जाएगा सेकंड आ जाएगा आंसर। इजी है ना, बस क्वेश्चन इजी आएंगे, आपको थोड़ा सा क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई करो इसको, करो ट्राई इसको। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा मेरे ख्याल से। देखो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है, अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो समझ में अच्छे से नहीं आएगा, और अगर समझ में अच्छे से नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से नहीं होगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि प्रोटीन का जो विलयन है वो सुक्रोज के साथ समपराशरी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, समपराशरी का मतलब होता है दो विलयनों के परासरण दाब बराबर, प्रोटीन का परासरण दाब सुक्रोज के विलयन के परासरण दाब के बराबर। प्रोटीन के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इंटू, मैंने क्या बोला, आई का गुना तो करना ही करना, आई इंटू सी इंटू आर टी, इधर क्या करेंगे, इधर भी आई इंटू सी इंटू आर इंटू टी। अब देखो क्या प्रश्न में, अच्छा एक चीज सबसे पहले काम करते हैं, आर तो स्थिरांक होता है, आर से आर तो चला जाएगा। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, इसकी बात करते हैं टेम्परेचर। प्रश्न में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, प्रश्न में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, जब प्रश्न में कुछ भी ना देखा हो, ऐसी कोई हिंट ना हो, देखो बस आपको इनके ग्राम देखें तो टेम्परेचर भी हम क्या लेके चलते हैं, टेम्परेचर भी हम समान लेके चलते हैं, क्योंकि प्रश्न में कोई अलग अलग टेम्परेचर का हिंट नहीं है। अब बात करते हैं आई, प्रोटीन और सुक्रोज दोनों ही विद्युत अपघट्य हैं, दोनों क्या है, दोनों विद्युत अपघट्य हैं। अगर दोनों विद्युत अपघट्य हैं तो आई का मान जो होगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। सुक्रोज भी विद्युत अपघट्य है और प्रोटीन भी विद्युत अपघट्य है, तो आई का मान दोनों के लिए 1 के बराबर, तो आई भी कट जाएगा क्योंकि दोनों के लिए आई भी बराबर है, जबकि प्रोटीन की सांद्रता सुक्रोज की सांद्रता के बराबर, तो यहां से आएगा प्रोटीन की सांद्रता सुक्रोज की सांद्रता के बराबर। चलो अब प्रोटीन की सांद्रता क्या लिखोगे, प्रोटीन की सांद्रता प्रोटीन की ग्राम में मात्रा बटा प्रोटीन का अणुभार इनटू प्रोटीन का विलयन का लीटर में आयतन, या तो मिलीलीटर लिखो तो ऊपर 1000 आ जाएगा, या फिर सीधा लीटर लिखो, यहाँ पे अभी आएगा ग्राम में मात्रा बटा अणुभार इनटू वॉल्यूम लीटर में ऊपर 1000। ठीक है, अब देखो प्रोटीन देखा है 500 ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर में 500 ग्राम प्रोटीन, तो प्रोटीन की ग्राम में मात्रा कितनी देखिए 500 ग्राम, और विलयन का लीटर में आयतन कितना देखा है 1 लीटर, तो प्रोटीन वाले विलयन का लीटर में आयतन हो जाएगा 1 लीटर, 1 लीटर देखा। यहाँ पे हमको प्रोटीन का क्या नहीं पता, अणुभार नहीं पता, ये क्या होता है ये हमको नहीं पता, ये हमको ज्ञात करना, प्रोटीन का अणुभार हमको ज्ञात करना। चलो सुक्रोज की ग्राम में मात्रा कितनी है 3.42, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ देखो 500 डिवाइडेड बाय mw, 500 डिवाइडेड बाय mw बराबर w, w कितना सुक्रोज का, सुक्रोज का कितना 3.42 डिवाइडेड बाय सुक्रोज का अणुभार mw। चलो सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज होता है भैया C12H22O11, यहाँ से आपका सुक्रोज आ जाएगा 342 ग्राम, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा 342 ग्राम अणुभार, 342 ग्राम आ गया। अब क्या करना है, वॉल्यूम को लीटर में एक ही मानेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इसका प्रति लीटर रहेगा तो ये भी प्रति लीटर में रहेगा, क्वेश्चन को चिन्ह नहीं प्रति लीटर मानना है, या ये भी प्रति लीटर। चलो 1/1, अब इसको अगर सॉल्व करें बच्चों सो आएगा भैया, यहां से मैं mw बराबर लिख सकता हूं 50,000, यहां से mw कितना 50,000, आंसर आ जाएगा 4 50,000। तो इस तरीके से भैया ये आंसर हो जाएगा, बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये, एक ग्लूकोज का जलीय विलयन 10% सामर्थ्य में, मतलब जब भी 10% सामर्थ्य लिखा हो ना, समझ जाना ये W/V प्रतिशत की बात हुई। जब भी आपको किसी विलयन का प्रतिशत सामर्थ्य दिया हुआ हो और कोई हिंट ना हो, जैसे कुछ हिंट नहीं मिलता है, समझ जाना ये W/V प्रतिशत है। क्लियर, चलो तो एक बार ट्राई करो, ट्राई कर लिया होगा मेरे ख्याल से, आपको अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। W/V प्रतिशत 10% देखा है प्रश्न में, W/V प्रतिशत 10% है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं आपको। 100 मिलीलीटर विलियन में, इसका मतलब क्या पता है, 100 मिलीलीटर विलियन में W/V है ना, ये मिलीलीटर में आएगा, ग्राम आएगा, तो 10% मतलब 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम ग्लूकोज है, ये 10% का मतलब है। क्लियर, तो आयतन जिसमें इसका 2 ग्राम मोल खुला हो वो क्या होगा। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ग्लूकोज का 10 ग्राम देखा है, ग्लूकोज के मोल कितने होंगे, ग्लूकोज की ग्राम में मात्रा बटा ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, 180 ग्राम आएगा अणुभार, तो ग्लूकोज का अणुभार हो जाएगा 180 ग्राम, 10 ग्राम ग्लूकोज के बटा उसका अणुभार, ये हो जाएंगे ग्लूकोज के मोल, क्या हो जाएंगे ग्लूकोज के मोल। चलो अब एक चीज नोट करो, इतना मोल ग्लूकोज किसमें उपस्थित है 100 मिलीलीटर आयतन में, तो आप लिखेंगे 10/180 मोल ग्लूकोज उपस्थित है, क्योंकि 10/180 मोल ग्लूकोज उपस्थित है 100 मिलीलीटर विलियन में, 100 मिलीलीटर विलियन में, इसीलिए 2 ग्राम मोल मतलब कि 2 मोल ग्लूकोज किसमें उपस्थित होगा, देखो 100/10 × 180 × 2 मिलीलीटर विलियन में, ये मिलीलीटर में, यहां से आंसर कितना आएगा 10 से गया 1800 3600 मिलीलीटर, और इसको आप लिख सकते हो 3.6 लीटर, 3.6 लीटर। आसान है क्वेश्चन,
अगर आपको इसका मतलब, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर 10% सामर्थ्य का मतलब क्या वो पता होना चाहिए कि भाई ये 10% सामर्थ्य मतलब कि W/V परसेंटेज देखा। अब W/V प्रतिशत देखा तो आपको फिर W/V प्रतिशत का मतलब भी पता होना चाहिए। अगर आपको W/V प्रतिशत का मतलब पता है फिर तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पता ही नहीं है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, बस फिर तो क्वेश्चन में 2 ग्राम मोल 2 मोल है, उसका आयतन निकालना है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एम्स 2018 में आया क्वेश्चन, इथाइलिन ग्लाइकोल जो कि एक एंटी फ्रीजिंग कारक है, ये कितनी मात्रा 2 लीटर पानी में मिलाया जाए ताकि हिमांक इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है, केएफ का मान ये देखा, चलो एक बार आप ट्राई करो चलो, है ना। आपको अच्छा खासा टाइम दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ। एथिलीन ग्लाइकोल जो कि एक एंटी फ्रीजिंग कारक है। देखो बेटा मैं आपको थोड़ी चीजें समझाता हूं। प्रति हिमांक अभिकर्मक इसका मतलब क्या है, देखो बेटा ये जो हमने हिमांक में अवनमन वाला टॉपिक पढ़ा ना, ये हमारी डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है और उन जगहों पर ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट का जहां पर सर्दियों में बर्फ गिरती है या जहां पर आपने देखा होगा कि कारों की सतहों पर या छतों पर पूरा का पूरा घर जो है वो बर्फ की चादर से ढक गया। आसपास चारों तरफ का वातावरण, हिमाचल वगैरह उत्तराखंड वगैरह में क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है। तो जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करके वहां पर वातावरण को हम अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं, अपने अपने लिए सही बनाने का प्रयास करते हैं। तो होता क्या बच्चों की ऐसे स्थान जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है वहां पर क्या होता है कि पानी जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। सीधी सी बात है, सड़कें जो होती हैं उन पर बर्फ जम जाता है। तो अब सड़कों पर अगर बर्फ जम जाएगा, गाड़ी के इंजनों में जो आप इंजन में जो पानी का इस्तेमाल कर रहे हो वो पानी अगर बर्फ में बदल गया, या घर में आपको जो पानी उपयोग में लेना है वो पानी नलों के अंदर कई बार होता है वो पानी जम जाता है, नलों के अंदर पानी जम जाता है। तो डेली लाइफ के हमारे काम क्या होंगे, डेली लाइफ के हमारे जो होने वाले काम है वो प्रभावित होंगे। तो या वहां उन स्थानों में क्या करते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का पानी में मिला करके घोल तैयार किया था, या पानी के अंदर, पानी की टंकियों में या पानी के ऊपर एथिलीन ग्लाइकोल का या NaCl का या नमक वगैरह का छिड़काव करते हैं। नमक वगैरह का एथिलीन ग्लाइकोल का छिड़काव करने का उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया जब भी अवाष्पशील विलेय जैसे कि नमक KCl है ना, ये एथिलीन ग्लाइकोल, जब भी अवाष्पशील विलेय को जब भी आप पानी के अंदर डालोगे तो उसका हिमांक गिर जाएगा। बात समझ में? जैसे आपने इसको अपने पानी के अंदर डाला तो पानी का हिमांक जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ना जम करके, पहले पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता था, तो ठंडे प्रदेश में हम सोच रहे हैं कि या 0 डिग्री सेल्सियस पानी जम जाना चाहिए, बट अगर आपने एथिलीन ग्लाइकोल या NaCl या KCl मिलाया तो अब पानी के जमने का जो ताप है वो और नीचे गिर जाएगा। मतलब कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं गिरेगा, वो थोड़े और नीचे ताप पे गिरेगा, वो हो सकता है -2 पर गिरे, -3 पर ताप पर जमे, या -4 डिग्री टेम्परेचर पर जम जाए। जितना नीचे के ताप पर पानी जमेगा उतना ही पानी हमारे लिए ज्यादा अच्छे से उपयोग में आने के लायक बन पाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि पानी ज्यादा अच्छे से ज्यादा देर तक हमारे लिए उपयोग में आ सके तो उसके लिए हमें पानी का हिमांक जो होगा उसको गिराना पड़ेगा, क्योंकि जो पानी पहले केवल 0 डिग्री पे जमा था अब उसको जमने के लिए टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। मतलब कि आप जब भी ऐसे चीजों को मिलाओगे इनको हम बोलते हैं एंटी फ्रीज, प्रति हिमांक, मतलब कि जो आपका हिमांक बिंदु को गिराने का काम करते हैं। कौन? ये प्रति हिमांक अभिकर्मक। तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल जो कि प्रति हिमांक अभिकर्मक है, हिमांक को गिराने का काम करता है, इसकी कितनी मात्रा 2 लीटर पानी में मिलाई जाए ताकि जो हिमांक है वो 24 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाए। मतलब कि पानी का हिमांक जो वो 0 डिग्री सेल्सियस से -5 या -10 नहीं, सीधा गिर करके -24 डिग्री हो जाए। इतनी ऐसी कितनी मात्रा मिलाई, कितना मात्रा इसमें मिलाया जाए, ये हमको देखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करने का एक तरीका क्या बताता हूं। हिमांक की बात बोली तो सबसे पहले हिमांक कितना गिरेगा वो हमें देखा, डेल्टा टी, कितना पानी का हिमांक गिरना चाहिए वो हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 24 डिग्री सेल्सियस। कितना हिमांक गिर जाना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस हिमांक गिर जाना चाहिए। I इंटू KF इंटू M, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे I को फॉर्मूले में जरूर रखोगे। हमें प्रश्न में कोई हिंट नहीं है, किसी प्रकार की कोई चीज ऐसी ना दे रखी जिससे कि हमको I का मान प्राप्त हो सके। I का मान जब हमको किसी भी इन्फॉर्मेशन से ना मिल पाए तो ऐसी कंडीशन में I को हम क्या मानते हैं, 1 के बराबर मानते हैं। तो I 1 के बराबर है। और दूसरी बात, अगर कोई विद्युत अनवगट्य है, जैसे कि विद्युत अनवगट्य है या आयनों में नहीं टूटा सामान्यतया, तो हम इसका I का मान 1 मानते हैं। I का मान कितना हो गया, I का मान 1 हो गया इंटू KF आपका कितना है 1.86। बहुत बढ़िया। मोललता का मतलब होता है एथिलीन ग्लाइकोल विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का अनुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा, ऊपर आ जाएगा 1000। ये है मोललता। चलो ग्राम में मात्रा कितनी ये तो हमको ज्ञात करना है। चलो एथिलीन ग्लाइकोल का अनुभार कितना है, तो देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब कि 12 2 की 24, कार्बन का कितना है 24, हाइड्रोजन कितने 2 + 2 4 4 और 2 6, 24 + 6 30, 16 × 2 16 2 की 32, कितना आ गया ये 62 ग्राम, कितना आ रहा है 62 ग्राम, तो ये आ जाएगा 62 ग्राम। चलो पानी का भार कितना है, पानी की ग्राम में मात्रा कितनी है, अच्छा पानी दे रखा है 2 लीटर, पानी कितना देखा 2 लीटर। एक बात ध्यान रखना, पानी का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, ये पानी का घनत्व। इसका मतलब होता है कि 1 मिलीलीटर पानी में 1 ग्राम पानी है, इसका मतलब है 1 मिलीलीटर जल में 1 ग्राम जल उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, 1 मिलीलीटर जल में 1 ग्राम जल उपस्थित है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसको ऐसा लिखता हूं 10 की घात -3 लीटर जल बराबर 1 ग्राम जल, ये भी लिख सकते हैं। अगर 10 की घात -3 लीटर बराबर 1 ग्राम है तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 1 डिवाइडेड 10 की घात -3 नीचे आ जाएगा, ये ग्राम जल, इतना ग्राम जल। इसको मैं हल करूं 10 की घात -3 ऊपर जाएगा, 10 की घात +3 ग्राम जल। 1 लीटर जल में 1 लीटर जल की ग्राम में मात्रा कितनी थी, 1 लीटर जल की ग्राम में मात्रा कितनी है, तो 2 लीटर जल की कितनी होगी, क्योंकि 1 लीटर जल की ग्राम में मात्रा इतनी है इसलिए 2 लीटर जल की ग्राम में मात्रा कितनी होगी, 2 × 10 की घात 3 ग्राम जल, 2 × 10 की घात 3 ग्राम जल। चलो तो जल की ग्राम में मात्रा कितनी, 2 × 10 की घात 3 ग्राम जल। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 24 बराबर 1 × 1.86 × W डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 62 × 10 की घात 3 से 10 की घात 3 गया, नीचे 2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। इस 62 × 2 को 24 × 62 × 2 इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 1.86 इक्वल W, ये आ जाएगा। अब यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आंसर बनता है। तो ये कितना बन जाएगा, अगर मैं लगभग भी निकालूं
तो 2 12 12 24 24 इंटू 62 60 इंटू 2 ये हो जाएगा 1200 से ऊपर, मतलब लगभग लगभग 1200 बोल रहा है ये। तो ये आपका आ जाएगा 1200 ऊपर, तो ये आपका बनना चाहिए 1600 के अराउंड आना चाहिए मेरे ख्याल से। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। अगर मैं 12 भी मानता हूँ इसको, 24 62 इंटू 24 करें 48 4, और ये आ जाएगा कितना हो रहा है ये 32, सॉरी माफ करना 124 8 8 4 1, और थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा, हाँ बिल्कुल आंसर आ जाएगा 1600। ये आ जाएगा आंसर 1600, मैंने अप्रोक्स निकाला है, आप बिल्कुल एक्जैक्ट कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर आना चाहिए बेटा 1600 का। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, तो ये क्वेश्चन करने का स्टाइल है, आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एम्स 2018 का। करिए, देखिए और लगाइए माइंड किस तरह से हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं। 1/2 फैक्टर आई का मान ज्ञात करना है। 0.4 मोलर दे रखा है, मोलरता देखिए, हिमांक में अवनम दे रखा है, बहुत है। और जल के लिए केएफ का मान 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल होता है। केएफ का मान मैंने यहाँ लिख दिया है, इसका इस्तेमाल आप करके क्वांटम फैक्टर निकाल सकते हो। चल करिए, केएफ हो गया है, ठीक है, बहुत आसान है, करो इसको। देखो क्या क्या दे रखा है और क्या क्या नहीं दिया हुआ है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करो। देखो आपको हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ का मान 0.1 केल्विन के बराबर देखा है, और मोलर का आपको देखिए 0.040 मोल। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम, ये देखा। ठीक है, चलो डेल्टा टी एफ बराबर कितना होगा, डेल्टा टी एफ बराबर 0.1 के, ये आ जाएगा 0.1 के, इंटू आई का मान एकल क्षारीय लवण, इनके लिए आई का मान हमको ज्ञात करना, इंटू के एफ कितना है 1.86, मोलरता कितनी 0.04। यार लगाओ कैलकुलेशन और बताओ मुझे आई का मान कितना आएगा। यहाँ से 0.1 से गया तो ये लगभग आ जाएगा 0.4 आ जाएगा, 0.4 आ रहा है। आई का मान कितना आ जाएगा देख लो, तो आई बराबर 1 डिवाइड बाय 1.86 इंटू 0.4 1000, 2 चौका 8, लगभग लगभग 8 के अराउंड, 8 से थोड़ा कम आएगा, 8 से थोड़ा कम, मतलब कि या मान लीजिए अगर मैं इसको 1000 डिवाइड बाय 800 भी करता हूँ तो ये आपका बनता है 5/4, 5/4 मतलब कि 1.25, लेकिन ये संख्या एक्चुअली में 800 नहीं है, 800 से थोड़ी कम है, तो ये बढ़ जाएगी, मतलब कि आंसर 4 है। ऐसे करना 2.5 तो आ नहीं सकता, 2.5 लाने के लिए आपका ये वाला मान जो है 2.5 लाने के लिए ये कितना आना चाहिए, ये आपका 1000 और ये 750 आना चाहिए। 750 लाने के लिए चलो 1.86 का एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 24 का 4 8 से 2 32 से 2, ठीक है 3 7 744 है, 740 मतलब लगभग लगभग ओके, लगभग लगभग ये 744, मैं इसको 750 भी मानता हूँ, तो कितना हो जाएगा 250 से 4, 250 से ये 3 टाइम्स आएगा 4/3, 4/3 मतलब कि हाँ बराबर 1.33 आ जाएगा, 1.33 सही है, 1.34 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद इसका खेल करना, फिर जोड़ लगा गुणा भाग करना, नोट कर लो फटाफट। फिर चलो अगला क्वेश्चन, इसको देखो 1 ग्राम प्रोटीन बहुलक का मोलर द्रव्यमान, प्रोटीन बहुलक का मोलर द्रव्यमान mw देखा है 16 × 10⁴ 300 केल्विन टेंपरेचर पर, 300 केल्विन, केल्विन में देखा टेंपरेचर, 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम, बहुत बढ़िया, mw टेंपरेचर ग्राम हो गया, ठीक है। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 800 मिलीलीटर, तो परासरण दाब कितना होगा, पाई कितना होगा ये कैलकुलेट करना है आपको, और प्रोटीन है, ठीक है, तो कैलकुलेट करो ट्राई करो इसको। चल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, परासरण दाब बराबर I इंटू सी इंटू आर इंटू डी, पाई बराबर I इंटू सी, सांद्रता को हम लिखते हैं ग्राम में मात्रा बटा अनुभार इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर में 1000 इंटू आर इंटू टेम्परेचर टी, पाई बराबर I। अब देखो प्रोटीन के लिए I का मान 1 के बराबर होता है, प्रोटीन के लिए I का मान क्या 1 के बराबर, प्रोटीन एक विद्युत अनअपघट्य है, इसके लिए I का मान 1 के बराबर इंटू W, W मतलब कि 1 ग्राम प्रोटीन, देखो W 1 ग्राम, प्रोटीन का अनुभार हमको ज्ञात करना है, नहीं दे रखा, सॉरी माफ करना, अनुभार थोड़ी ज्ञात करना है, 16 × 10⁴, पाई ज्ञात करना हमको, 1000 है ना, परासरण दाब, वॉल्यूम कितना दे रखा 800, बहुत बढ़िया, टेम्परेचर 300, और आर का मान कितना होता है, आर का मान बता चुका आप, लगभग लगभग 1/12 यूज कर सकते हो, आर का मान आप 1/12 यूज कर सकते हो, टेम्परेचर 300, 12 से ये गया 25 टाइम्स, ये से ये गया क्या गया देखो, पाई बराबर 25 × 10 250 डिवाइडेड बाय 16 × 10⁴ इंटू 8, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम 250 का भाग लगाएंगे 10⁴ में, तो ये 40, बहुत बढ़िया, 1 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 40 इंटू 8, ये हो जाएगा एटमॉस्फेयर, क्या हो जाएगा एटमॉस्फेयर। बस अब इसको सॉल्व करके देख लो कितना आता है, कितना सॉल्व करके देख लो, मिलीलीटर में है तो भैया मिलीलीटर है, तो भैया लीटर का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करना चाहोगे तो कितना आएगा देखो 0.2 0.04 0.02 0.4, ट्राई करें इसको, चलो कैलकुलेशन में टाइम लगाता हूँ आपके साथ में, क्या 16 × 8 128 आएगा, 128 इंटू 40, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं काम करता हूँ, इसको अगर 125 भी कंसीडर करूँ तो 125 और यहाँ ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.00, और अगर 1000 तो 8 डिवाइडेड बाय 40, 1 2 3, ये आ जाएगा आपका 5 1 2 3, हाँ तो ये बन जाएगा आपका 0.2 के अराउंड, 0.02 के अराउंड आना चाहिए, 0.02, देख लो यार कैलकुलेट करके देख लो, 0.02 के अराउंड बनता है नहीं बनता, ठीक है 0.02 के अराउंड बनना चाहिए, कोई डेसिमल वगैरह हमने कुछ मिस्टेक नहीं किया, ये भी देखना, ठीक है, एक बार देखना कैलकुलेशन करके आप चेक करना कितना कैलकुलेशन करके कितना बनता है, और जो भी आपका आंसर हो मुझे इंटरेक्शन वाले दिन जरूर बताएं क्या बनता है, इसमें क्या आती है कैलकुलेशन, ठीक है। चलो पक्का इतना आप करोगे, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो एम्स 2018 का, अब आज
वाष्पशील विलेय ए उसके 45 ग्राम को 600 ग्राम पानी में घोला जाता है तो हिमांक में अवनमन इतना बनता है, डेल्टा टी एफ आता है 2.2। विलेय का मोलक द्रव्यमान अनुभार ज्ञात करना है, mw। अवाष्पशील विलेय का w देखा है, पानी के ग्राम देखे। चलो तो भैया ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू मोलिलिटी डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू 1000। बस इसको सॉल्व करके देखो, एक एक वैल्यू रख करके देखो, फिर क्या आंसर आता है मुझे बताओ। अब देखो भैया हमको क्वेश्चन में कोई भी बात देंगे रखी है, मतलब कि आई के लिए हमको कोई हिंट नहीं दिया, आई अगर कुछ दिया तो 1 के बराबर। चलो और डेल्टा टी एफ कितना रखा है 2.2, तो 2.2 बराबर आई का मान पूछना मतलब कि 1, केएफ का मान कितना, केएफ यहाँ पे नहीं दिया, पानी है तो पानी के लिए केएफ फिक्स होता है भैया 1.86 केल्विन केजी प्रति मोल, 1.86 इनटू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू देखा 45 ग्राम डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू हमको ज्ञात करना इनटू कैपिटल डब्ल्यू 600 1000। ये गया। अब यहाँ से मुझे एम डब्ल्यू निकालना है, एम डब्ल्यू कैसा आएगा 1.86 इंटू 45 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 6 इंटू ये भी नीचे आ जाएगा 2.2। अब इसको सॉल्व करना है भैया, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये गया। मैं काम करता हूँ 22 से ये गया लगभग 2 बार गया, तो 2 से ये गया 3 बार। अगर ये संख्या ज्यादा आएगी तो ये 3 से थोड़ा कम आएगा, ठीक है, 3 से थोड़ा कम आएगा। और अगर ये 3 से थोड़ा कम है तो 1.86 डिवाइडेड बाय 3, 1.86 डिवाइडेड बाय 3 हमने क्या कहाँ पर क्या मोलर द्रव्यमान पूछा ना, तो 1.86 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। एक बार फिर देखना हमने कोई गड़बड़ नहीं किया है। वाष्पशील विलेय ए का ओके, मैं इसको फिर से कर लेता हूँ, रुक जाओ, इसको मैं फिर से यहाँ पे करता हूँ। डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन बोला, ठीक है, बराबर आई इंटू के एफ इंटू ठीक है स्मॉल डब्ल्यू बटा एम डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। डेल्टा टी एफ कितना है, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ आपका है 2.2 केल्विन। मैं काम करता हूँ 2.2 केल्विन रख देता हूँ। आई अवाष्पशील विलेय आई के लिए कोई हिंट नहीं है तो मैं यहाँ पर ए रख देता हूँ इनटू केएफ, पानी के लिए केएफ का होता है 1.86 आ जाएगा इनटू डब्ल्यू, आप भी मेरे साथ ट्राई करो इसको, डब्ल्यू अवाष्पशील विलेय का डब्ल्यू 45 ग्राम डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू, विलेय का अनुभव एम डब्ल्यू को ज्ञात करना, ये हमको ज्ञात करना इनटू कैपिटल डब्ल्यू, पानी का कितना है, पानी का 600 ग्राम 600 डिवाइडेड बाय 1000। अब इसमें क्या दिक्कत है ये देख लेते हैं भैया, मैं एम डब्ल्यू को यहाँ पे ले लूँ तो 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 2.2 इंटू 600, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर हम 2.2 इसको हटाते तो ये आता है, मतलब कि 1 2 3 3 0 से 3 0 गए। अब आएगा ना, हमने कैलकुलेशन गड़बड़ की थी, जितना मुझे समझ में आ रहा है 22 डिवाइडेड बाय 6, लकी मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ की थी तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2 के बराबर 3 के बराबर, तो ये 6 3 का 2 लगभग 62 के आसपास 62 63। एक्चुअली क्या किया मैं बताता हूं आपको, मैंने 2.2 मैं 22 का मैंने 45 में लगभग वाला मान लगाया, मतलब 22 को मैंने इसको 44 मान करके भाग लगाया। सुना बेटा, 22 का भाग मैंने इसमें 44 मान करके किया, मतलब कि ये 45 है, 44 होता तो 2 आता, 45 है तो ज्यादा आएगा, 2 से ज्यादा 2 पॉइंट समथिंग। तो अगर इसको 44 मान करके करोगे तो आंसर 62 आएगा, और अगर इसको 45 ज्यादा मान करके करोगे तो ये 2 से ज्यादा आएगा, मतलब 62 से ज्यादा आएगा, आंसर 63.5 आना चाहिए एग्जैक्ट जब कैलकुलेशन आप लगाओ। इस तरीके से बच्चों एप्रोक्स आसपास की कैलकुलेशन बिठा करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन करेंगे, आ जाओ। एथिलीन ग्लाइकोल वाले जल का हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ आई इंटू के एफ इंटू एम, ठीक है। ये हिमांक में अवनमन 7.4 दे रखा है तो ये लो 7.4 बराबर आई एथिलीन ग्लाइकोल के लिए आई कोई क्वेश्चन में हिंट नहीं है, आई का मान 1 मान लो, विद्युत अनबत्ती मान लो, केएफ हमको पानी के लिए हमेशा 1.86 का इस्तेमाल करना इनटू एम, मोललता बराबर ग्राम में मात्रा अनुभार इनटू कैपिटल डब्ल्यू 1000। चलो यहाँ पे मोललता क्या आएगी, कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू। अच्छा एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान क्या होगा, ये स्मॉल डब्ल्यू को ज्ञात करना, ये हमको ज्ञात करना एमडब्ल्यू। एथिलीन ग्लाइकोल बेटा ये होता है, एथिलीन ग्लाइकोल ये होता है, अभी थोड़े पहले हमने देखा था ना, वही एथिलीन ग्लाइकोल है, CH2 CH2 OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल। इसका अनुभार अगर आप देखेंगे 62 ग्राम है, क्या है 62 ग्राम, ये आ जाएगा 62 ग्राम इनटू 500 ग्राम जल, तो ये 500 ग्राम जल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू 500 1000 दो, ये आ जाएगा 31। मोललता कितना है डब्ल्यू बटा 31, ये आ गई मोललता। यहाँ से डब्ल्यू कितना आएगा, यहाँ से डब्ल्यू आएगा 31 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 1.86। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इस गणित को 68 72, तो मैं काम करता हूँ 4 बजेगा 30 ये आ जाएगा 124 ग्राम के अप्रोक्स आना चाहिए आंसर, 124 ग्राम के नियर आंसर आ जाएगा। मैंने अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की, नजदीक वाली कैलकुलेशन की, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की, आंसर ये आएगा। क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी की, क्योंकि 1.86 इसका इसमें लगभग 4 बार जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। वैसे तो 4 से थोड़ा कम आएगा क्योंकि 186 है, थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन मैं लगभग 4 मान रहा हूँ, उस कंडीशन में 124 आएगा। अगर ये वाली संख्या कम आती थोड़ी सी तो ये भी थोड़ा कम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 50 ग्राम बेंजीन 3 ग्राम CH3COOH वाले विलेन की मोललता क्या होगी। मोललता बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का अनुभार इंटू विलायक की ग्राम में मात्रा 1000। विलेय कितना है 3 ग्राम डिवाइड बाय विलायक का अनुभार, विलायक का अनुभार कितना होता है, इसका अनुभार निकालो तो 60 आएगा, जितना मुझे पता है 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 50 ग्राम बेंजीन 20, ये आ जाएगा आपका 3 से 3 गया, ये आ जाएगा 1 कैपिटल एम कितना 1 कैपिटल एम। लेकिन ध्यान रखना है
यहाँ पे आंसर 1 कैपिटल M आपको नहीं करना है। क्यों? ये आंसर कब आएगा? जब आप CH3COOH का भार लेते हो। होता क्या है बच्चों, CH3COOH जो है, मैं आपको बता चुका हूँ, बेंजीन के अंदर CH3COOH जो है इसका द्विलक बन जाता है, ये डायमर में कन्वर्ट होता है। CH3COOH के दो अणु CH3COOH के दो अणु आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। जब CH3COOH के दो अणु बेंजीन के अंदर आपस में जुड़ जाएंगे तो इसका भार 60 ना होकर के 60 + 60 120 हो जाएगा। और हमें संगुण की कोई मात्रा दे नहीं रखी, तो हम पूरा ये मानेंगे कि संगुण की मात्रा पूरा संगुणित हो रहा है, कंप्लीटली संगुणित हो रहा है, 100% संगुणन हो रहा है, मतलब कि दोनों के दोनों अणु पूरी तरह से मिलकर के संगुणित होते हैं। 120, इसका भार आपको 60 ना लेकर के 120 लेना होगा। ये स्पेशल कैसे आपको 120 लेना होगा, मतलब कि यहाँ पे 60 की जगह कितना हो जाएगा? 120, कितना हो जाएगा? 120, मतलब कि 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 0.5 स्मॉल m, ये हो जाएगी भैया मोलता। तो 0.5 यहाँ पे आंसर आएगा। ध्यान रखना, बेंजीन के अंदर भैया डायमर बनाता है, द्विलक बनाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 1 ग्राम विलेय को 50 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है तो हिमांक में अवनमन 0.4 है, ठीक है। I × KF × M, मोलता को हम सीधा ये लिखते हैं डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF 0.4 देखा। I कितना? I हमको कैलकुलेट करना है, और हमको अगर प्रश्न में कोई हिंट ना दिया हो, कोई भी ना दिया, तो I का मान हम 1 माने, इनटू KF कितना? 5.12 इनटू विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल w कितना? 1 ग्राम, डिवाइडेड बाय विलेय का अनुभार MW हमें ज्ञात करना है, इनटू कैपिटल W विलेय की ग्राम में मात्रा 50 ग्राम, ये आ जाएगा 50 ग्राम 1000, बस यहाँ से MW आ जाएगा 20 आ जाएगा। 5.12 इनटू 20 डिवाइडेड बाय 0.4, 50 इनटू 5 कितना होता है भाई? 250, 250 से थोड़ा ज्यादा, 256, आंसर आ जाएगा 256, ठीक है, 100%। चलो अगला क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे जो कि मैं आपके लिए लेके आया था बच्चों। इसी तरह की कुछ प्रैक्टिस और आपको अपने लेवल पे करनी होगी, होमवर्क में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप प्लीज उनको दिल से करना। जितने मैंने हिंट दिए हैं, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, वांठा गुणांक, उन सबको वैसे ही अप्लाई करना जैसे मैंने आपको बताया। चलो अब आते हैं क्विज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वांठा गुणांक का मान क्या होता है? बताइए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वांठा गुणांक का मान कितना होता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, संयोजन के लिए वांठा गुणांक कितना है? संयोजन या संगुणन है ना, इसको आप संगुणन भी बोलते हो। चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए आपको बताया जितनी आयनों की संख्या होगी, आयनों की संख्या तो 1 से ज्यादा ही होगी, तो 1 से ज्यादा, और संगुणन में भैया अणु आपस में जुड़ जाते हैं, अणु की संख्या कम होती है, 1 से कम। तो आज हमने क्या किया बच्चों? आज हमने PYQ कंप्लीट किए। पहले तो मिल जाएगा, अगली क्लास में मैं PYQ नहीं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ऐसा चैप्टर जिसमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट, इन सब की बात होती है। चलिए बच्चों आज इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।